हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय और युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी, मैनेजिंग डायरेक्टर अमर उजाला श्री तन्मय जी माहेश्वरी, डायरेक्टर अमर उजाला श्री वरुण जी माहेश्वरी, संपादक अमर उजाला डॉक्टर इंदु शेखर पंचोली, सभागार में मौजूद मंत्रीगण, विधायक एवं अन्य सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं अमर उजाला परिवार का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इस कॉन्क्लेव में मुझे आमंत्रित किया है। आज आपके बीच होना मेरे लिए बहुत ही खास भी है और बहुत ही एक आत्मीय अनुभव भी है। आत्मीय इसलिए कि आज इस कॉन्क्लेव के माध्यम से फिर एक बार मुझे इस देवभूमि और तपोभूमि उत्तराखंड में आने का अवसर मिला, और जब भी मैं उत्तराखंड आता हूँ मुझे यहाँ एक अपनापन का भाव महसूस होता है। और खास इसलिए है क्योंकि यह अमर उजाला का मंच है। अमर उजाला का नाम सुनते ही मेरे जेहन में कई स्मृतियां स्वाभाविक रूप से तरोताज़ा हो जाती हैं। मैंने तो सुना है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में अमर उजाला का इतना असर रहा है कि मोहल्ले में अगर किसी के पास हर तरह के खबरों का भंडार हो तो लोग उसे मोहल्ले का अमर उजाला कहकर पुकारते हैं। मैं समझता हूं यह अमर उजाला की पहुंच और पकड़ दोनों का सटीक प्रमाण है। आज भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हमारे गांव और कस्बों में सुबह की शुरुआत चाय के साथ अमर उजाला के पन्नों से होती है। आपकी खबरें, मैं मानता हूं कि सिर्फ सूचना मात्र नहीं होती, वे समाज के नब्ज को टटोलने वाली प्रभावी पत्रकारिता से जुड़ी होती हैं। आपने लोगों को जागरूक किया है, जोड़ने का काम किया है और कभी कभी लोगों को झकझोरने का भी काम किया है। साथियों, जब भी हम राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता की बात करते हैं तो अक्सर हमारे सैनिकों की बहादुरी, सीमाओं की सुरक्षा और सरकार की मजबूती दिखाई देती है। लेकिन इसके साथ एक और शक्ति होती है और वह है स्वस्थ और स्वतंत्र पत्रकारिता। उसकी शक्ति होती है। एक स्वस्थ पत्रकारिता, मैं मानता हूं, सिर्फ सूचना देने वाली शक्ति नहीं होती है, बल्कि वह समाज को सजग बनाने वाली, जोड़ने वाली और चेतना फैलाने वाली एक स्टेबलाइजिंग फोर्स होती है। साथियों, चूंकि आज के कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के विषय पर विचार रखने को कहा गया है, इसलिए मैं अपनी बातचीत इसी विषय के इर्द गिर्द रखने की कोशिश करूंगा। आज जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं है, बल्कि साइबर और सोशल सेक्टर्स में भी एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में हम सबके सामने है, तो पत्रकारिता एक वॉच डॉग बनकर काम कर रही है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि पत्रकारिता केवल एक प्रोफेशन नहीं है, पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय कर्तव्य है जो न केवल हमें सूचना देता है, बल्कि हमें देश की सुरक्षा के प्रति हर समय सचेत और सजग भी रखता है और जागरूक भी बनाता है। और साथियों, आज का कॉन्क्लेव इसलिए भी खास है क्योंकि यह उत्तराखंड में हो रहा है और उत्तराखंड से तो मेरा खास जुड़ाव रहा है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो राज्यों का जब विभाजन हुआ तो उस समय भी संयुक्त उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं ही था। मेरे मुख्यमंत्री रहते ही इसका विभाजन हुआ था और यह राज्य भारत के नक्शे पर उस समय आया था। और तब से लेकर आज तक मैंने इसे एक नई पहचान बनाते हुए देखा है।
कई मुख्यमंत्री हुए हैं। पहले हमारे मुख्यमंत्री स्वामी नित्यानंद जी थे, खंडूरी जी थे, भगत सिंह जी कोश्यारी थे, हमारे कांग्रेस पार्टी के हरीश जी थे, त्रिवेंद्र सिंह जी रावत थे, तीरथ सिंह जी थे, और अब हमारे पुष्कर सिंह जी धामी हैं। और मैं मानता हूं उत्तराखंड इन लोगों के नेतृत्व में सिर्फ एक राज्य के रूप में आगे बढ़ा है, ऐसा नहीं है, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी सहेज कर रखने में उस उत्तराखंड राज्य ने कामयाबी हासिल की है। पूरी दुनिया इस पुण्य भूमि को देवभूमि कहकर संबोधित करती है। यह केवल एक नाम नहीं है, यह एक दिव्य, और मैं मानता हूं दिव्य के साथ साथ दैवीय पहचान भी है उत्तराखंड की। चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का एक ही राज्य में होना, मैं मानता हूं यह एक बहुत बड़ा चमत्कार है और ईश्वर की इस धरती के ऊपर एक महती कृपा है। और यह भूमि तो देवभूमि है, और यहाँ तो अनेक देवताओं का वास है। और पूरे उत्तराखंड में कुछ कुछ दूरी पर आपको कोई न कोई मंदिर, चले जाइए, आपको देखने को मिलेगा। मैं तो कई वर्षों तक मैंने बीजेपी के यूथ विंग का काम जब देखता था, तब से लेकर लगातार इस उत्तराखंड राज्य में आ रहा हूँ। जिस रास्ते से गुजरिए कोई न कोई प्राचीन मंदिर उत्तराखंड में दिखाई देगा ही। मतलब भारतवर्ष के अंदर भी एक ऐसी भूमि है जहाँ देवता भी आने के लिए लालायित होते हैं, और आप सब इस भूमि के निवासी हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी ब्लेस्ड बियॉन्ड द ब्लेस्ड हैं। साथियों, उत्तराखंड एक पुण्य भूमि तो है ही, साथ ही यह भारत की एक सामरिक और सैन्य शक्ति का भी हिस्सा है। यह राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, इसलिए सीमा सुरक्षा के दृष्टि से भी उत्तराखंड का मैं मानता हूं एक विशेष महत्व है। और आज के समय में जब देश को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में उत्तराखंड जैसे राज्यों की जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से और बढ़ जाती है। मैं मानता हूं यह पर्वतीय राज्य जरूर है, लेकिन इसकी भूमिका सिर्फ सांस्कृतिक या आध्यात्मिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम है। इस राज्य के वीर जवानों ने सीमाओं पर भारत की एकता और अखंडता की रक्षा में अपना अभूतपूर्व बलिदान दिया है, अभूतपूर्व योगदान दिया है। और यही कारण है कि मेरा इस राज्य से जुड़ाव सिर्फ भावनात्मक ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी बेहद खास है। उत्तराखंड न सिर्फ हमें मानसिक शांति की अनुभूति देता है, बल्कि सुरक्षा का यह भरोसा भी देता है। साथियों, उत्तराखंड की वीर भूमि ने हमेशा ऐसे सपूत दिए हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। भारतीय सेना में 2 रेजिमेंट्स हैं और उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के नाम पर रखे गए। यह सौभाग्य संभवतः अन्य किसी राज्य को प्राप्त नहीं है। भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी उत्तराखंड की ही मां की कोख से पैदा हुए थे और उत्तराखंड की धरती पर ही खेल कूद कर बड़े हुए थे। और आज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी इसी उत्तराखंड की धरती के पर ही खेल कूद कर बड़े हुए हैं। साथियों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैसे तो हमने भारत के हर क्षेत्र का पर्याप्त ध्यान रखा है, लेकिन हमारा स्पेशल फोकस सीमावर्ती जो पर्वतीय राज्य हैं उनके विकास पर रहा है। इसका कारण है कि हमारे सीमावर्ती राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और यहाँ रहने वाले जनता हमारे देश के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट भी है। साथियों, मैंने देश के गृह मंत्री के रूप में भी काम किया है और आज रक्षा मंत्री के रूप में देश को अपनी सेवाएं दे रहा हूं। पिछले 11 वर्षों में चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे बाहर के दुश्मनों से सुरक्षा की बात हो, अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने राष्ट्रीय
सुरक्षा की एक चाक चौबंद किया है और उसे मजबूती दी है, यह विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हर मुद्दे पर सरकार के एटीट्यूड और एक्शन के तरीके दोनों को पूरी तरह से बदला है। और साथियों, यह बदलाव पूरी दुनिया को हाल में ही हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिल गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में आतंकवादियों ने जिस तरीके से धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन आपने देखा, उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को मारा, लेकिन हमने उनका धर्म देखकर नहीं मारा, उनका कर्म देखकर हमने उन्हें मारा। यह हमला सिर्फ हमारे लोगों पर नहीं था, वह भारत की सामाजिक एकता पर भी किया गया हमला था। धर्म पूछकर मारने के पीछे उनका उद्देश्य यह था कि यहाँ की सामाजिक एकता को भी तार तार करना, छिन्न विच्छिन्न करना। और इसके खिलाफ भारत ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी अड्डों और उससे जुड़े हुए जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर थे को तबाह कर दिया है। लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर पर पहली बार अटैक किसी ने किया है तो भारत ने किया है। यह आतंकवाद के खिलाफ की गई भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और साथियों, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी हाल की घटना है। जब हम आतंकवादी घटनाओं को देखते हैं तो मुझे लगता है हमें इसे समझने के लिए थोड़ा अतीत की ओर भी देखने की जरूरत है। इसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। आप सबने देखा होगा कि जब तक कश्मीर में धारा 370 थी, तब तक सभी यही कहते थे कि कश्मीर भारत में तो है, लेकिन भारत में उसका इंटीग्रेशन पूरी तरह से नहीं है, उसका इंटीग्रेशन भारत में अधूरा है। जब धारा 370 हटाया गया, तब कश्मीर का भारत में पूरी तरह से इंटीग्रेशन अब हो गया है, अब सभी मानते हैं। पिछले साल कश्मीर में 35 लाख से ज़्यादा पर्यटक आए थे, और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उस भरोसे का संकेत है जो वहाँ के लोगों के मन में पहली बार जम्मू और कश्मीर की शांति व्यवस्था को लेकर बना हुआ है। और ये बदलाव सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि जमीन पर हुआ है। ऑन ग्राउंड गवर्नेंस कश्मीर में अब दिख रही है। स्कूल, सड़कें, अस्पताल और रोजगार की योजनाएं अब सिर्फ कागजों में ही नहीं बल्कि अब कश्मीर के गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। साथियों, जम्मू और कश्मीर को भारत का मस्तक कहा जाता है। हमारे प्रयासों से जब यह मस्तक चमकने लगा तो हमारे पड़ोसियों को वह चमक बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि आतंकवादियों को तो भारतीय सेना ने जवाब दे दिया है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हों, यह बात भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम मुद्दा है। इसलिए मैं समझता हूं अब सिर्फ सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि जनता के स्तर पर भी इस बढ़ रहे आतंकवाद के खिलाफ सतर्क होने का समय आ गया है। साथियों, आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा अभिशाप है, यह सभी मानते हैं। साथ ही मानवीय सभ्यता के लिए कि सबसे अहम मूल्यों का यह दुश्मन है। मानवीय सभ्यता के सबसे जो अहम मूल्य होते हैं उसका यह दुश्मन है। आतंकवाद हमारे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और लोकतंत्र के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। कोई भी सभ्य देश इसे कदापि सहन नहीं कर सकता है। साथियों, आतंकवाद एक विकृत मानसिकता है, यह मानवता पर कलंक है, प्रगति के मार्ग में यह बाधा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं है, यह मानवता के मूलभूत मूल्यों की रक्षा की लड़ाई है। इस रूप में भारत इसे लेता है और यह उस बर्बर सोच के खिलाफ लड़ाई है जो सभी मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। साथियों, वैसे तो मानवता के सामने
जितनी भी भयावह बीमारियां आई वह देर सवेर कभी न कभी खत्म हुई। आतंकवाद भी मैं मानता हूं कि महामारी है, इसकी नीयत भी यही है, इसको खत्म होना ही होना है, लेकिन इसे अपनी मौत मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि जब तक आतंकवाद है यह हमारी सामूहिक शांति, विकास और समृद्धि को यह चुनौती देता ही रहेगा। हमारे संसाधन इस आतंकवाद की महामारी से लड़ने में बर्बाद होते ही रहेंगे। इसलिए आतंकवाद की समस्या का अस्थायी समाधान बहुत ही आवश्यक है। साथियों, इतिहास ने बार बार साबित किया है कि आतंकवाद का कोई भी लक्ष्य हो, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे हमेशा हिंसा और डर के बल पर पाने की कोशिश की जाती है और वह कभी भी सफल नहीं हो पाती है। यह सोचना भी उचित नहीं है कि कोई आतंकवादी किसी का स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है। यह सोचना भी कदापि उचित नहीं है कि कोई आतंकवादी किसी देश का अथवा किसी संगठन का स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है। यह बात मैंने इस्लामाबाद में शार्क सम्मेलन था, गृह मंत्रियों की बैठक थी 2016 में, उस बैठक में पूरी साफ गोई के साथ मैंने स्वयं गृह मंत्री के रूप में रखी थी, क्योंकि पाकिस्तान का एक वर्ग आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर साबित करना चाह रहा था। मैं मानता हूं कि कोई भी मजहबी, वैचारिक या राजनीतिक कारण आतंकवाद को जायज कदापि नहीं ठहरा सकता है। आतंकवाद की कोख से कोई क्रांति नहीं पैदा होती है, बल्कि सिर्फ बर्बादी और नफरत पैदा होती है। किसी भी मानवीय उद्देश्य को कभी भी खून खराबे और हिंसा के बल पर कदापि हासिल नहीं किया जा सकता है। साथियों, हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान जैसे देश लगातार आतंकवाद को समर्थन देते आए हैं। यह कितना विरोधाभास है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आज़ाद हुए, लेकिन आज भारत को पूरी दुनिया में जहां मदर ऑफ डेमोक्रेसी की पहचान मिली है, वहीं पाकिस्तान को फादर ऑफ द ग्लोबल टेररिज्म की उपाधि मिली है, और इस नजरिए से देखा जाता है। साथियों, पाकिस्तान ने हाथ में हमेशा आतंकवादियों को पनाह दी है, अपनी जमीन पर उन्हें ट्रेनिंग और कई तरह की मदद देते रहते हैं। पहलगाम तो सिर्फ एक उदाहरण है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के गुनाहों की लिस्ट मैं बताना चाहता हूं उत्तराखंड के बहनों भाइयों की, बहुत ही लंबी है, और पाकिस्तान हर बार आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश में सदैव लगा रहता है। इसलिए जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सिर्फ आतंकवादियों को नहीं, बल्कि हम केवल आतंकवादियों को ही नहीं, बल्कि उन्हें मदद करने वाले पूरे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरी तरह से खत्म कर दें। साथियों, आतंकवाद को फंडिंग और शरण देने वाले देशों को भी आज दुनिया से बेनकाब करना यह भी बहुत आवश्यक हो गया है। पाकिस्तान को जो पैसा या आर्थिक सहायता मिलती है, उसका एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद के कारखाने में खर्च किया जाता है, और ये बात पूरी दुनिया के सामने आ रही है। पाकिस्तान को फंडिंग का मतलब है आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग। इसलिए मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस विदेशी फंडिंग को बंद करना होगा। मैं बल देकर यह बात कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस फंडिंग को, विदेशी फंडिंग को बंद करना होगा। पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है, इसे अब खाद पानी नहीं मिलनी चाहिए। और साथियों, मैं मानता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जिम्मेदारी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर है, तो वह है संयुक्त राष्ट्र संघ। विडंबना क्या है, आज दुर्भाग्यवश हाल के वर्षों में यूनाइटेड नेशन ने के कई निर्णयों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। साथियों, सबसे हालिया उदाहरण है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म पैनल का वाइस चेयर यानी उपाध्यक्ष बनाया गया है। और हैरानी की बात यह है कि यह काउंटर टेररिज्म पैनल 9/11 हमले के बाद गठित किया गया था। और हम जब जानते हैं
कि 9/11 का हमला किसने किया था, और यह भी किसी से छिपा नहीं है कि उस हमले के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान ने शरण दी थी। यह तो एक तरह से बिल्ली से दूध की रखवाली करवाने वाली बात है मित्रों। और पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म पैनल का वाइस चेयर और यानी उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। आज मैं इस फोरम से कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका कागनिजेंस लेना चाहिए। यह निर्णय न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि मैं मानता हूं कि आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था की गंभीरता पर यह गहरा प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। यह कैसे भुलाया जा सकता है? क्या वही पाकिस्तान है जिसकी जमीन का इस्तेमाल वैश्विक आतंकवादी संगठनों की पनाहगाह के रूप में बराबर होता रहा है? और साथियों, यह वही देश है जहां हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे घोषित आतंकवादी खुलेआम घूमते हैं और जहर उगलते हैं। और उस पाकिस्तान का कोई व्यक्ति वाइस चेयर बनता है यूनाइटेड नेशंस में जाकर, जहां आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी के बड़े अफसर फातिहा पढ़ते नजर आते हैं। अब उसी पाकिस्तान से उम्मीद की जा रही है कि वह आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समुदाय का नेतृत्व करेगा। यह किसी क्रूर मजाक से कम नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नीयत और नीतियों दोनों पर गहरे सवाल खड़े करता है। और यह आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का मैं मानता हूं उपहास है, मजाक है। और मैं समझता हूं कि ग्लोबल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं को आतंकवाद जैसे मुद्दों पर और भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद के पर अगर नहीं कतरे गए तो आज नहीं कल पूरी दुनिया प्रभावित होकर रहेगी। और साथियों, जब हम आतंकवाद के खतरे से मुक्त होंगे तभी हम पूरी दुनिया में सही मायनों में शांति और प्रगति के साथ साथ समृद्धि के लक्ष्य की तरफ बढ़ सकेंगे। यह सब तो पाकिस्तान की आम जनता भी चाहती है, मगर वहां के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पर डाल रखा है। साथियों, कोई भी इंसान अपनी जड़ों को उजाड़ना नहीं चाहता है, लेकिन चूंकि उनके पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, स्पष्ट दिशा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में आतंकवाद स्वाभाविक रूप से एक धंधा बन चुका है। पाकिस्तान की कहानी ऐसी ही है और हमेशा किसी न किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आता रहता है। और आज पाकिस्तान की पीठ पर एक नहीं अनेक बैताल बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की पीठ पर एक नहीं अनेक बैताल बैठे हुए हैं जो उसे प्रगति की राह पर जाने ही नहीं दे रहे हैं। भारत चाहता है कि आतंकवाद पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया से खत्म हो, क्योंकि यह पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती है। साथियों, मैंने तो पहले भी पाकिस्तान को सलाह दी थी और आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आपसे पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो भारत आपकी मदद करने को पूरी तरह से तैयार है। और यह बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, इसके पहले भी मैं पाकिस्तान को कह चुका हूं। भारत की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ सरहद के इस पार और सरहद के उस पार भी कार्रवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। और यह तो पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया है। मैं समझता हूं और कोई दूसरा प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। मगर पाकिस्तान है कि एक जिद्दी बच्चे की तरह मानता ही नहीं। इसलिए पूरी दुनिया के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर हर तरह का कूटनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक दबाव बनाया जाना चाहिए, मैं मानता हूं। साथियों, हमारी सरकार ने आतंकवाद से निपटने के साथ साथ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई सोच के साथ
नई रणनीति भी अपनाई है। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसके सबसे मजबूत स्तंभों में एक है हमारा रक्षा का क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर। और जब कोई राष्ट्र अपने सुरक्षा उपकरण, अपने हथियार, अपने लड़ाकू विमान और मिसाइलें खुद बनाना शुरू कर दे तो वह न केवल खुद पर विश्वास करना सीखता है बल्कि दुनिया को भी यह संदेश देता है कि अब हम आत्मनिर्भर हैं, सक्षम हैं और हम किसी के मोहताज नहीं हैं। साथियों, भारत आज सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा है बल्कि एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर रहा है जो हमें सामरिक, आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से मजबूत बना रही है। पहले हम रक्षा उपकरणों को, जो डिफेंस सिस्टम्स थे, उनके लिए पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर थे, वहाँ से आयात करते थे। लेकिन आज मैं गर्व तो नहीं, गौरव के साथ कह सकता हूँ कि भारत डिफेंस के मामले में बड़ी तेजी के साथ आत्मनिर्भर बन रहा है। और इस ऑपरेशन में बहुत सारे हथियार जो प्रयोग हुए हैं वो भारत की धरती पर बने हुए हैं, भारतवासियों के हाथों से बने हुए हैं। साथियों, भारत के रक्षा क्षेत्र में 2014 के बाद से कई उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूती देना यह सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से रहा है। और उसके लिए पिछले 11 वर्षों में देश का रक्षा बजट जो 2013-2014 में अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था, अब वह बढ़कर 2024-25 में लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। केवल डिफेंस का बजट यहाँ तक पहुँच गया है, आगे और बढ़ने वाला है। साथियों, आज भारत की सेनाओं के पास केवल इंपोर्टेड हथियार नहीं है बल्कि इसी देश में बने मिसाइलें, टैंक, अन्य सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स भी हैं। हमारी अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें आज दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार खड़ी हैं और ये सब भारत में ही बनी हैं, भारतवासियों के हाथों से बनी है। अब हमारे देश में INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की भी ताकत है। आपने देखा होगा, कुछ ही दिन पहले INS विक्रांत पर मैं नेवी के जवानों से मिलकर लौटा हूं। साथियों, आपको जानकर सुखद अनुभूति होगी कि आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में लगभग 35 टाइम्स बढ़ गया है, 35 गुना बढ़ गया है 2014 की तुलना में। और 2013-2014 में भारत से होने वाला डिफेंस एक्सपोर्ट जानते हैं कितना था? 686 करोड़, 686 करोड़। आज वह बढ़कर मोर देन 24,000 करोड़ तक पहुंच गया है। करीब 100 देशों को हमारे देश से बने हुए डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हमारा यह लक्ष्य है कि इस साल हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ रुपए और 2029 आते आते, यानी मोदी जी का यह तीसरा कार्यकाल समाप्त होते होते वह 50,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट पहुंच जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। साथियों, रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेज द्वारा 5 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की गई है। इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है क्या, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का मतलब ये है, हमने ऐसे आइटम्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो विदेशों में बनते थे, विदेशों से हम इंपोर्ट करते थे। अब हम लोगों ने फैसला कर लिया है, एक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बना ली है। चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, इन सब सामानों को हम किसी भी सूरत में दुनिया के दूसरे देश से आयात नहीं करेंगे। इन सारे आइटम्स को भारत में बनाएंगे, भारतवासियों के हाथों बनाएंगे और अपने देश की फैक्ट्रियों में बनाएंगे। इनमें शामिल डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स की कुल संख्या 509 है। 509 ऐसे आइटम्स की हम लोगों ने पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में डाला है कि भारत में बनेंगे, भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। इनका प्रोडक्शन अनिवार्य रूप से भारत की धरती पर ही होगा। चाहे जो कुछ भी होगा, हम दुनिया के दूसरे देशों से नहीं लेंगे, यह संकल्प है हमारा। ठीक उसी प्रकार
हमारी जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनके द्वारा भी 5 लिस्ट जारी की गई है और इनमें शामिल स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट एलआरयूज, लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स कहते हैं एलआरयूज को, यानी लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, सब सिस्टम्स, स्पेयर्स एंड कंपोनेंट्स समेत कुल लगभग 5012 ऐसे आइटम्स हैं जिनको भी हम लोगों ने पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में डाल दिया है। यानी ये 5012 आइटम्स भी भारत में बनेंगे, भारतवासियों के हाथों से बनेंगे, भारत की ही इंडस्ट्रीज में बनेंगे। यह भी निस्तारी के लिए हम बेहद मजबूती से और साथ ही साथ प्लान तरीके से आत्मनिर्भर और सशक्त रक्षा के क्षेत्र में साथियों आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, जब हम मेक इन इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं तो हम उस समय हमने डोमेस्टिक कंपनीज के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा है और ध्यान में रखना भी होगा। इसलिए सरकार ने डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट करने के लिए रक्षा बजट का 75% यानी जितना हमारा टोटल बजट है सामान खरीदने के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए, यह तय कर लिया है। उसका 75% सामान हमारी डोमेस्टिक कंपनी जो होंगी हम उन्हीं से खरीदेंगे और किसी दूसरे से नहीं खरीदेंगे। इतना फर्म कन्विक्शन के साथ डिसीजन मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास क्या दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी गवर्नमेंट ने लिया होगा। यह डोमेस्टिक कंपनीज को प्रमोट करने की दिशा में मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी सरकार का प्रयास है और हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष आग्रह इस बात पर भी रहता है और कहते हैं राजनाथ जी इसको देखते रहिए। मैंने कहा मैं देख रहा हूं। डोमेस्टिक कंपनीज में प्रमोट करने के जो हमारे प्रयास हैं उन प्रयासों का ही यह परिणाम है मेरे दोस्तों कि 2014 के आसपास जहां हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन केवल 40,000 करोड़ रुपए से भी कम का था, आज वह बढ़कर 1,30,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है और यह लगातार आगे बढ़ रहा है। और इस साल हमारा टारगेट है कि डिफेंस प्रोडक्शन 1,60,000 से लेकर 1,75,000 करोड़ रुपए को पार कर जाए, जबकि हमारा लक्ष्य साल 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन करने का है। और साथियों, हम अपने प्रयासों में कितना सफल रहे हैं इसकी एक झलक आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख चुके हैं। वैसे तो रक्षा मंत्रालय समय समय पर डिफेंस एक्सपो करता रहता है, लेकिन रियल टाइम डिफेंस एक्सपो हमने दुनिया को उस ऑपरेशन के दौरान दिखा दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत जल्द ही रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भरता हासिल करेगा, यानी भारत पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट बनेगा। साथियों, एक बात और जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि भारत की प्रगति को देखकर, हमारी यहाँ एकता को देखकर, चाहे जातिगत हो, मजहबी हो, धार्मिक हो, इस एकता को देखकर इसे तोड़ने की कोशिश हमारे दुश्मन करेंगे और मानता हूं कि जितनी ही वो ज़्यादा कोशिश करेंगे उतना ही हम एकजुट होते जाएंगे और उतनी ही तेजी से भारत विकसित भारत की ओर अपना कदम आगे बढ़ाता जाएगा। साथियों, मैं जम्मू एवं कश्मीर का फिर से उदाहरण देना चाहता हूं। यहाँ पाकिस्तान को लाख चाहने के बावजूद वह कश्मीर में विकास का पहिया रोक नहीं पाया है। कोशिश है उसकी, लेकिन रोक नहीं पाया है। आज हम कश्मीर में उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक जैसी परियोजनाओं को साकार होते हुए देख रहे हैं। यह रेलवे लाइन नहीं, लगभग 120 वर्षों में पल रही एक अधूरी जम्मू कश्मीर वासियों की उम्मीद थी और यह सपना अब साकार हो गया है। आपने देखा होगा कि अभी हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है। जिन पहाड़ों और दर्रों को पार करना कभी लोगों को नामुमकिन लगता था, आज वहीं से विकास की रेल तेजी के साथ दौड़नी प्रारंभ हो गई है। साथियों, जैसे यह सपना साकार हुआ है, वैसे ही वह दिन भी दूर नहीं है जब पूरा कश्मीर भी एक होगा। पूरा नहीं समझे, पूरा नहीं समझे, हाँ अब समझे। वह दिन दूर नहीं जब पूरा कश्मीर एक होगा और आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे, मुझे पक्का विश्वास है।
अब कैसे होगा इस पर मैं कोई विचार व्यक्त नहीं करूंगा। और जो खाई कश्मीर में 1947 के बंटवारे ने बनाई थी, जो खाई कश्मीर में 1947 के बंटवारे ने बनाई थी, उस पर विकास और बेहतर भविष्य की चाहत का पुल बनेगा जो हमारे कश्मीर को पूरी तरह से जोड़ेगा। और पीओके हमारे साथ होगा और पीओके के कहेगा मैं भी तो भारत हूं। साथियों, मैं एक और बात आप सबके बीच रखना चाहूंगा। आज के दौर में जब भी कोई युद्ध या झड़प होती है तो उसका तरीका पहले की अपेक्षा यह काफ़ी बदल गया है। अब युद्ध सिर्फ सीमा पर तैनात सैनिक नहीं लड़ते हैं। अब लड़ाई केवल गोलियों और तोपों से नहीं होती है। 21वीं सदी में अब इंफॉर्मेशन वारफेयर भी लड़ा जा रहा है। डेटा और इंफॉर्मेशन आज हमारी सबसे बड़ी ताकत है, तो सबसे बड़ी चुनौती भी हैं। इस सच्चाई को भी हमको समझना होगा। हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से फर्जी वीडियो, मैनिपुलेटेड न्यूज और पोस्ट्स के माध्यम से हमारे जवानों का और देशवासियों का मनोबल तोड़ने की उनके द्वारा बराबर साजिश की गई है, बराबर साजिश की गई है। और कुछ लोग ऐसे थे जो दिग्भ्रमित भी होते थे। साथियों, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये कोई ना माने, भ्रम नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि स्थगित है। मिलिट्री एक्शंस भले ही रोक दिए गए हों, लेकिन इंफॉर्मेशन वारफेयर अब भी जारी है। और इस युद्ध में सिर्फ सैनिक नहीं, आप भी लड़ रहे हैं। अगर आप एक झूठी खबर को बिना सोचे समझे शेयर करते हैं तो अनजाने में आप उस दुश्मन का हथियार बन जाते हैं। यह सावधानी बरतें। जो भारत को भीतर से तोड़ना चाहता है, उस दुश्मन के आप हथियार बन जाते हैं यदि उसकी खबरों को आप शेयर करते हैं तो। इसलिए अब समय है कि हम सब आम नागरिक भी सोशल सोल्जर्स बने। झूठ को पहचानें, अफवाहों को रोकें और समाज में जागरूकता फैलाएं। साथियों, मैं अमर उजाला के इस मंच से मीडिया से भी आग्रह करता हूं कि आज की पत्रकारिता में सिर्फ सबसे आगे बने रहने की दौड़ न हो, बल्कि सबसे सही बनने की जिम्मेदारी हो। और मैं कह सकता हूं कि अमर उजाला इस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे हैं जो कि वेरीफाइड होने की जगह वायरल होना या पत्रकारिता का मानक मान लेते हैं। यही पत्रकारिता का मानक, न्यूज वेरीफाइड हो ना हो लेकिन वायरल होनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि इससे हम सबको बचने की जरूरत है। मैं नौजवानों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आपके हाथों में जो स्मार्टफोन है, यह सिर्फ आपका मनोरंजन नहीं करता, वह सिर्फ आपका मनोरंजन नहीं करता, वह आपकी जिम्मेदारी भी है। इसे भी आप समझें। सरकार तो अपने स्तर पर साइबर सुरक्षा के लिए बहुत गंभीरता से काम कर ही रही है, लेकिन देश की सबसे बड़ी सुरक्षा तब होगी जब हर नागरिक खुद को फर्स्ट रिस्पॉन्डर माने। मुझे पूरा विश्वास है कि देशवासियों ने, मीडिया के साथियों ने जो संयम और समझदारी दिखाई है, वह आने वाले समय में और भी अधिक परिपक्व रूप में समस्त देशवासियों के सामने आएगी। साथियों, मैं देवभूमि उत्तराखंड की धरती को पुनः नमन करता हूं, जिन्होंने इसने देश को अनगिनत सैनिक दिए हैं, जिन्होंने सीमा पर अपनी जान तक न्यौछावर कर दी है, लेकिन देश की आन बान शान पर कभी आंच नहीं आने दी है। भारत को सशक्त बनाने में उत्तराखंड का जो योगदान है, जो बलिदान दिया है, उसे यह देश, मेरे साथियों, कभी भूल नहीं सकता है। और मैं अमर उजाला को धन्यवाद देता हूं कि आपने देश के युवाओं, देशभक्तों और रचनात्मक सोच रखने वालों को एक ऐसा मंच दिया है जहां राष्ट्र की बात हो, विकास की बात हो और आत्मसम्मान की बात हो। मैं उत्तराखंड की जनता को, यहाँ के युवाओं को
और इस कार्यक्रम के आयोजकों को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस कॉन्क्लेव में आमंत्रित किया और इस कॉन्क्लेव की सफलता की ईश्वर से कामना करते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।